आर यू? आई होप सो आप फाइन ही होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, आगे उसको कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि अभी 3 to 4 फंक्शंस बाकी है जिसको पढ़ना है। तो आज जो भी फंक्शन बच्चों स्टडी करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पर्टिकुलर फॉर जेईई एग्जामिनेशन। क्लियर? टुडेज फर्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बहुत ही स्पेशल टाइप का फंक्शन है बच्चों। ये ऐसा फंक्शन है, अब कोई भी उसमें नॉन इंटीजर वैल्यू को इनपुट करो तो वो इंटीजर होके बाहर निकलती है। तो कैसे निकलती है फिलहाल अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फंक्शन f इज फ्रॉम r to r। फंक्शन f इज फ्रॉम r to r। f of x equals to box of x. This is speak as box of x or greatest integer function is known as greatest integer function। ये बच्चों इसका सिंबल हो गया। अब इसका मीनिंग समझना है। बॉक्स ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है? तो बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू और लेस देन एक्स, यानी कि x से छोटी वैल्यू हो या उसके जितनी हो उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर। द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू और लेस देन x। फिर बच्चों समझा रहा हूं, मान लो x इक्वल्स टू 3.2 है बच्चों, तो ये वैल्यू होगी बेटा नॉन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करता है? सो बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 3.2। तो क्या लिखा बेटा? इक्वल्स टू और लेस देन x, यानी कि 3.2 जितनी एंड उससे छोटी वैल्यू जितनी भी पॉसिबल है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम इक्वल्स टू और लेस देन x। तो 3.2 को बेटा नंबर लाइन पे सोच लो आप। मान लो ये 3 है, 4 है, सभी नंबर्स को लिखना नंबर लाइन पे जरूर नहीं। यहाँ पे जो कोई रिक्वायर्ड है वही पॉइंट को मैं लोकेट कर रहा हूँ। तो 3.2 की लोकेशन रैंडमली यहाँ पे होगी। एज पर कंसेप्ट इक्वल्स टू और लेस देन एक्स, यानी कि x जितना, x की वैल्यू कितनी है 3.2, ये 3.2 की लोकेशन होगी। तो 3.2 जितना और उससे कम यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करना है। जितने भी इंटीजर्स है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर, क्योंकि 3.2 से छोटे इंटीजर्स 3, 2, 1, 0, -1, -2 एक्सेट्रा, उस सब में भी सबसे बड़ा इंटीजर। तो क्या करना है, जो भी x की वैल्यूज है उसके जितना और उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स है उसको सोचो और उसमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो इसका आउटपुट रहेगा 3। क्लियर? अगर इजीली बच्चों समझना है, मानो डेफिनेशन में जाना ही नहीं है आपको, तो भाषा सर की टेक्निक समझ लो। जो भी नॉन इंटीजर नंबर है बेटा उसको नंबर लाइन पे सोच लो। जैसे मैंने सोच लिया, आपको जाना है लेफ्ट साइड पे। जैसे आप लेफ्ट साइड में चले गए, सबसे पहला जो इंटीजर आप फेस करोगे वही आपका आउटपुट होगा। मान लो x इक्वल्स टू 3.9, तो बॉक्स ऑफ 3.9। तो एज पर कंसेप्ट 3.9 की लोकेशन रैंडमली यहाँ पे होगी। आपको कहाँ पे जाना है बच्चों? लेफ्ट साइड पे जाना है। जैसे आप लेफ्ट साइड चलेंगे, सबसे पहला जो इंटीजर आप फेस करोगे वो 3 होगा, वही आपका आउटपुट होगा। क्लियर बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल्स टू 3.1 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 3 होगा। इसका मीनिंग हुआ x इक्वल्स टू 3.8 के लिए भी सेम आउटपुट होगा। बच्चों समझ सकते हैं ना बच्चों? अगर x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 3 हो बेटा, एग्जैक्टली 3, तो ये 3 होगा। कैसे होगा देखो बच्चों, डेफिनेशन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम इक्वल्स टू और लेस देन x।
अगर x इक्वल्स टू 3 ले ले अपन तो 3 जितना एंड 3 से कम इक्वल्स टू बढ़ गई यहाँ पे, तो 3 जितना और 3 से कम, तो 3 जितना यानी कि 3 और उससे कम ये सब इंटीजर्स हुए, उसमें से लार्जेस्ट इंटीजर तो 3 होने वाला है। तो ये फंडामेंटल हो गया। बाउसर सा टेक्निक समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर का आउटपुट तो इंटीजर ही देगा। 3 के लिए 3, 2 के लिए 2, 1 के लिए 1, -100 के लिए -100। ये बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंटीजर को तो इंटीजर ही रखता है लेकिन नॉन इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। समझ लो बेटा, नॉन इंटीजर को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करता है मैंने बता दिया कि नंबर लाइन पे आपको लेफ्ट साइड पे मूव होना है। सबसे फर्स्ट इंटीजर जो आप फेस करोगे वही आपका आउटपुट होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर को तो इंटीजर ही रखता है। कैसे रखता है? एज पर डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया आपको। लेकिन नॉन इंटीजर को भी इंटीजर में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? तो जो भी वैल्यू है बच्चों आपको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। सबसे पहला जो इंटीजर आपको मिलेगा वही आपका आउटपुट होगा। क्लियर? तो सभी वैल्यूज बच्चों ध्यान से देखो, जहां पे x की वैल्यू 3.2, 3.9, 3.1, 3.83, ये सभी वैल्यूज बेटा 3 जितनी एंड 3 से बड़ी है। सभी वैल्यूज 3 जितनी एंड 3 से बड़ी है। क्लियर? मान लो बेटा मैंने x इक्वल्स टू 3.999 भी ले लिया तो भी बेटा बॉक्स ऑफ 3.999 का आउटपुट 3 होने वाला है, क्योंकि 3.9999 की लोकेशन नियरेस्ट टू 4 होगा बेटा। लेकिन अपन को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा फेस करोगे आप? 3। तो इसका भी आउटपुट बच्चों 3 रहने वाला है। ये तो बच्चों 4 की नियरेस्ट लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सबके लिए बेटा आउटपुट 3 होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने बच्चों बाउंड्री क्रॉस कर ली, मान लो x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 4 ले लिया और x इक्वल्स टू 4, तो मैंने अभी बताया बेटा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर को तो इंटीजर ही देता है। 4 का बेटा बॉक्स 4 ही होगा। तो इसका मीनिंग बेटा ये हुआ कि x की वैल्यूज 3 जितनी हो या फिर 3 से बड़ी हो लेकिन 4 से छोटी हो, वो हर एक के लिए आउटपुट सेम निकलता है 3 बेटा। हर एक के लिए आउटपुट सेम निकलता है 3। समझ सकते हो बेटा मैंने क्या बताया आपको? x की वैल्यूज बच्चों फोकस करो, 3 जितनी हो, 3 से बड़ी हो लेकिन 4 से छोटी हो। 3 जितनी, 3 से बड़ी लेकिन 4 से छोटी, वो हर एक के लिए फिक्स आउटपुट आ रहा है बेटा 3। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू 3 जितनी हो, जैसे कि ये हो गया, ये सभी वैल्यूज 3 से बड़ी है, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 4, वो हर एक के लिए बॉक्स ऑफ x का आउटपुट बच्चों 3 आ रहा है। समझ सकते हो? तो अपन यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है बेटा उसके कंपेयर में राइट साइड पे इंटीजर 1 जितना ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, 4 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू 4 एंड 5 के बीच में हो, लाइक 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5, 4.99999, सभी वैल्यूज 4 एंड 5 के बीच में हो गई। x की वैल्यू 4 जितनी हो, 4 से बड़ी हो लेकिन 5 से छोटी हो, तो हर एक का आउटपुट क्या होगा बेटा? 4 होगा। कैसे होगा? मैंने बताया वैसे होगा। क्लियर बच्चों? इसका मीनिंग ये होगा बच्चों, वापस अपन लिख सकते थे -4 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन -3। देखो बच्चों, लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है बेटा उसके कंपेयर में राइट साइड पे इंटीजर 1 जितना ज्यादा होना चाहिए। सो -4 के कंपेयर में 1 जितनी ज्यादा वैल्यू कौन सी हुई? -3 हुई। तो हर एक के लिए आउटपुट कितना होगा बेटा? -4 होगा। क्लियर? देखो बच्चों बता दूं मैं आपको नंबर लाइन वापस, -4 एंड -3, मान लो यहाँ पे -3, मान लो यहाँ पे -4। अगर कोई भी वैल्यू बेटा दोनों के बीच में हो, मान लो ये वैल्यू है, तो अपन कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड पे। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी बेटा? -4 की। क्लियर? मान लो बेटा 3.5 है, तो 3.5 का बॉक्स कितना होगा? अपन कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे सबसे फर्स्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा आपको? -4।
तो जो सबसे पहले इंटीजर मिलेगा वही बच्चों आपका आउटपुट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्लियर बच्चों? सेकंड नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज फ्लोर फंक्शन। फ्लोर एंड सिंबल ऑफ फ्लोर फंक्शन इज, देखो बच्चों फ्लोर कहाँ पे होता है? मान लो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके पैर कहाँ टच करते हैं? फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नीचे होता है ना, सीलिंग ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होता है। तो फ्लोर नीचे होता है बच्चों, तो आपको नीचे सपोर्ट लगाना है। एक टेक्निक होता है, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसके दो नेम्स हो गए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। क्लियर? कहाँ मूव होना है बच्चों? लेफ्ट साइड पे मूव होना है। लेफ्ट साइड आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड पे मूव होना है। लेफ्ट साइड में जैसे मूव होगे, जो सबसे फर्स्ट इंटीजर को फेस करोगे वही आपका आउटपुट होगा। लेकिन इंटीजर तो इंटीजर ही रहने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इन जनरल एवरी n बिलोंग्स टू z, यानी कि n यहाँ पे क्या हो गया? इंटीजर हो गया, क्योंकि n को डाल दिया मैंने z में, तो n क्या होगा बेटा? इंटीजर होगा। n लेस और इक्वल्स टू x लेस देन n प्लस 1, क्योंकि जो भी वैल्यू रखूं बेटा उसके कंपेयर में ये वैल्यू 1 जितनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हर एक के लिए आउटपुट कितना निकलेगा बच्चों? देख लो, आउटपुट लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है वो निकलता है, लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है वो निकलता है, लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है वो निकलता है। लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा? n है। n दिस इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर्स, दिस इज करेक्ट फॉर एवरी इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर जीरो हो। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? कल या परसों बच्चों बताया मैंने मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो पॉजिटिव करके देता है। तो बेटा ये वन टाइप ऑफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वैल्यू डालो आउटपुट में क्या देगा बच्चों? इंटीजर देता है। क्या देता है? इंटीजर देता है। तो इसकी रेंज के बारे में बच्चों सोचे। नाउ रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो रेंज क्या होगी? रेंज यानी कि द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। तो आउटपुट्स में मैंने बताया बच्चों ओनली 3 मिलेगा, ऐसा नहीं है बेटा। कोई भी वैल्यू डालो बच्चों आउटपुट क्या मिलेगा? इंटीजर्स मिलने वाले। इसका मीनिंग इसकी रेंज क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि z। बच्चों हर एक वैल्यू को इनपुट करने जाएंगे तो बच्चों आप समझ सकते हो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। अपन को कंसेप्ट को समझना है, सोचना लंबा है कि सभी वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज कहाँ से लेते हो बेटा? x को कहाँ से लेते हैं? डोमेन में से लेते हैं। डोमेन तो R है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स को डालेंगे आउटपुट तो क्या मिलने वाला है बेटा? इंटीजर्स मिलने वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बेटा उसकी रेंज क्या होती है? z यानी कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना? सी नाउ very important note, box of x plus p, box of x plus p equals to box of x plus p। सर ये p है क्या? ये p is a integer। क्लियर? समझ लो बच्चों। मान लो बॉक्स ऑफ, बच्चों मैंने डाल दिया x plus 2। पहले बच्चों एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली बच्चों 3.2, x को मैंने मान लिया 3.2, तो यहाँ पे x की जगह पे रखते बच्चों 3.2। क्लियर? तो कितना हुआ? 5.2, जिसका बॉक्स कितना होगा बच्चों? 5। कैसे होगा मैंने बता दिया, बॉक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों इसको सेपरेट ही निकालता हूँ मैं। बॉक्स ऑफ x प्लस p, यानी कि यहाँ पे p को डाल दिया बेटा मैंने 2, p को बच्चों मान लिया मैंने 2। क्लियर बेटा? x कितना मैंने सपोज किया था? 3.2। 3.2 का बॉक्स कितना होता है बच्चों? 3 प्लस 2 गिव्स 5, यानी कि दोनों का आउटपुट सेम निकला। कब? जब मैंने p को माना बेटा पॉजिटिव इंटीजर, जब मैंने p को माना पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चों मैं यहाँ पे p को ले रहा हूँ बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स, x को बच्चों में सेम ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 3.2 एंड p को ले रहा हूँ बच्चों -2। क्लियर?
तो क्या ये दोनों इक्वल आते हैं बच्चों, देख ले। बॉक्स ऑफ x प्लस p, x को मैंने माना बेटा 3.2 एंड p को माना बेटा -2, तो सब्ट्रैक्शन कितना होगा 1.2। 1.2 का बॉक्स कितना होगा बच्चों 1 होगा। इसको बेटा सेपरेट प्लेन पर निकाले, तो x कितना है बेटा 3.2, x इक्वल्स टू 3.2 जिसका बॉक्स हुआ 3 एंड p कितना है बेटा -2, तो आउटपुट भी सेम आ रहा है। समझ सकते हो बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए रैंडमली वैल्यूज को ले ली। x इक्वल्स टू बेटा 3.2 ले लिया, p इक्वल्स टू -2 रख दिया। सब्ट्रैक्शन कितना होगा बच्चों 1.2। 1.2 का बॉक्स कितना होता है 1 होता है। नाउ बॉक्स ऑफ x प्लस c p, x इक्वल्स टू बेटा 3.2, 3.2 का बॉक्स निकलेगा 3, p को माना है बेटा 2, तो 3 - 2 गिव्स 1, यानी कि यहाँ पे p क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर होना चाहिए। Where p is an integer। फिर बच्चों ये मैंने एग्जाम्पल बच्चों क्यों रखा, अगर मान लो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो आपको करना क्या है, रफ फर्क में एग्जाम्पल लेना है, आपको स्ट्राइक हो जाएगा। ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों अपन यहाँ पे इसके ग्राफ के बारे में सोचे। इतना फिक्स है कि कोई भी रियल नंबर इनपुट कर लो, आउटपुट तो क्या होने वाला है बेटा इंटीजर। ठीक, इसके लिए बेटा इसकी रेंज क्या है z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब बच्चों इसके ग्राफ के बारे में स्टडी करें। x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये हो गया 0 1 2 3 4। तो बच्चों जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 थी तब आउटपुट कितना आ रहा है 3। बच्चों पॉइंट्स को ग्राफ में, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। उसके लिए इनपुट एंड आउटपुट पे फोकस करना होता है। तो 3 के लिए आउटपुट कितना आता है 3, यानी कि पेयर हो गए 3 3। 3 के लिए आउटपुट बच्चों यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट बेटा मिल गया हमें 3 3। ये बच्चों लेकिन अगर 3.1 हो बेटा, अगर इनपुट मेरा 3.1 हो तब भी आउटपुट कितना आएगा 3 आएगा। तो 3.1 के लिए भी आउटपुट 3 आता है बेटा। अगर 3.2 ले ले तो भी आउटपुट तो 3 आ रहा है। तो 3.2 के लिए भी बेटा आउटपुट 3 आ रहा है। इवन 3.99999 के लिए भी बेटा आउटपुट फिक्स आ रहा है। तो ये बेटा लाइन सेगमेंट मिलेगा आपको इतना। अब ध्यान रखना है बच्चों कहां तक आउटपुट 3 आ रहा है, तो 3.9999 तक आउटपुट 3 आ रहा है। जैसे मैंने 4 ले लिया आउटपुट चेंज हो गया 4, यानी कि 4 के लिए आउटपुट तो बेटा 4 आता है। तो कहां तक बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली 3 आउटपुट निकलता है। तो x की वैल्यू 3 जितनी हो, जितनी यानी कि डार्क सर्कल, लेकिन लेस देन 4 हो, तो 4 की नियरेस्ट लेफ्ट साइड तक बेटा जाना है एंड 4 के आगे बेटा होलो सर्कल लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था होलो सर्कल का मीनिंग वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। क्यों मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया बच्चों, 4 को अपन इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 4 के आगे आउटपुट 4 आता है। अगर मुझे 4 को इंक्लूड करना हो बेटा तो 4 के आगे आउटपुट तो 4 आता है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे 4 के लिए। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे होलो सर्कल किया। तो जिस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर सकते बच्चों, वहां पे ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंट करो तब होलो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। तो फाइल तो करना कुछ नहीं है बच्चों, कैसे याद रखना है, मान लो कि थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया लगता है, थोड़ा बच्चों में शिफ्ट कर दो। जहाँ मैं बच्चों ड्रॉ करता था वहीं से मुझे सही लग रहा था, लेकिन थोड़ा टेढ़ा था ना। तो अगर बेटा मैं x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ले लूं तो उसके लिए बेटा आउटपुट क्या होगा 2 होगा। 2 और 3 के बीच की वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट क्या देगा बेटा 2 देगा। तो ये लाइन सेगमेंट जहाँ पे x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है उसके लिए आउटपुट 2 मिलेगा। तो इसको बेटा शिफ्ट करना है अप टू लेवल 2, अप टू लेवल 2, ये लेवल 2 होगा। इसको शिफ्ट करेंगे अप टू लेवल 2। ये बेटा
अगर x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में हो तो आउटपुट क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। तो ये लाइन सेगमेंट यानी कि ये रीजन को अपन अपर डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे 1 एंड 2 के बीच वाला लाइन सेगमेंट जिसको अपर डायरेक्शन में बेटा मूव करेंगे अप टू द लेवल 1। अगर बेटा x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में हो गई, अगर x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में हो गई बेटा तो आउटपुट क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो ये लाइन सेगमेंट को बेटा 0 के लेवल तक शिफ्ट करना है। 0 बेटा यहीं पे ही है तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। या बेटा -1 ले ले, -2 ले ले, -3 ले ले, ये हो गया -1 -2 -3। अगर मैं x की वैल्यू -1 एंड 0 के बीच में ले लूँ, x की वैल्यू -1 एंड 0 के बीच में ले लूँ बेटा, ये हो गई नंबर लाइन। अब जरा देख लो बच्चा, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो दोनों की बीच की वैल्यू ले लूँ। एज पर रूल लेफ्ट साइड में जाना है, फर्स्ट इंटीजर कौन सा फेस करोगे -1, तो आउटपुट क्या निकलेगा बच्चों -1। तो ये लाइन सेगमेंट को शिफ्ट करना है अप टू द लेवल ऑफ -1, अप टू द लेवल ऑफ -1। होल लो, ये हो गया होल लो। यार बच्चों अब अगर x की वैल्यू ये दोनों के बीच में बेटा तो आउटपुट -2 निकलेगा। तो इसको बेटा शिफ्ट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप टू द लेवल ऑफ -2। कैसे आता है बच्चों मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों ये ग्राफ मिलेगा जस्ट लाइक स्टेप्स होते हैं बच्चों स्टेयरकेस के, ऐसे स्टेप्स मिलेंगे आपको। क्लियर बच्चों, जैसे ऐसे देखा है बेटा स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो दीवाने ऐसा ग्राफ होता है बेटा, जैसे बेटा स्टेप्स होता है। क्लियर, तो याद रखना है बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है बच्चों उसमें स्टेप्स मिलते हैं। ग्राफ ये लेवल से बेटा जंप कर रहा है, इंटीजर के आगे जंप कर रहा है, एवरी इंटीजर के आगे बेटा ये जंप कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है एवरी इंटीजर्स के आगे ब्रेक हो रहा है। कंटिन्यूटी यहाँ पे बच्चों मिलती नहीं। देखो यहाँ से स्टार्ट करें कंटिन्यू, लेकिन यहाँ से मुझे बेटा यहाँ पेन को शिफ्ट करना। मान लो मेरी पेन है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ जाना बेटा ऑब्वियसली पेन को मुझे उठाना पड़ेगा और यहाँ जाना पड़ेगा। तो जितने भी इंटीजर्स है बच्चों वहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इसका मीनिंग इंटीजर्स के आगे ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं जा रहा है, इसका मीनिंग इंटीजर्स के आगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे बच्चों 12th साइंस में डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। क्लियर, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब ग्राफिकली बच्चों जजमेंट के लिए। ग्राफ ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है वो पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो पॉइंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो लिखिए आप बेटा। बच्चों जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों हमने पढ़ा वैसा ही बिल्कुल उसका ऑपोजिट लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों इसका दूसरा नाम है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन बच्चों जो भी पढ़े ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों उसका 100% ऑपोजिट फंक्शन, क्योंकि उसमें क्या था बच्चों फ्लोर फंक्शन, फ्लोर नीचे होता है सीलिंग ऊपर होती है, तो हो गया ऑपोजिट। उसमें ग्रेटेस्ट था, यहाँ पे लीस्ट डाल दिया। तो बच्चों ये दोनों का वर्क तो एक ही है। जहाँ पे बच्चों इंटीजर फंक्शन वर्ड आता है तो उनका बिजनेस से में कोई भी वैल्यू दे दो वो इंटीजर करके बाहर देगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बच्चों मैंने ये पढ़ाया कि नंबर लाइन पे आपको लेफ्ट साइड पे मूव होना है, ये उल्टा हो गया बच्चों, आपको राइट साइड पे मूव होना है। क्लियर, राइट साइड फंडा बेटा वही है कि राइट साइड पे जाना है। फर्स्ट जो इंटीजर आप फेस करोगे वही इसका आउटपुट होगा। देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है बच्चों, कोई भी वैल्यू इनपुट करो वो देगा इंटीजर, ये सिमिलरिटी होगी। डिफरेंस क्या है बच्चों, जो इंटीजर्स हमें मिलने वाले उसके डायरेक्शन ऑपोजिट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट साइड पे मूव होना है, यहाँ पे राइट साइड पे मूव होना है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इसके सिंबल की बात करें बच्चों, सीलिंग फंक्शन, सीलिंग कहाँ पे होती है? ऊपर होती है, तो ऊपर डाल देंगे सपोर्ट, तो बेटा इसका सिंबल होगा, इसका सिंबल होगा। सीलिंग ऊपर लेवल पे होती है बच्चों,
ऊपर डाल दिया सपोर्ट, तो इसका सिंबल हो गया सीलिंग फंक्शन, यानी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा ये सिंबल हो गया। अब बच्चों मान लो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3.2 है, सेम नंबर्स को ले रहा हूँ क्योंकि आप दोनों में पर्टिकुलर डिफरेंस समझ सको। ये मेरी हो गई नंबर लाइन बेटा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 3.2 बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे होगी। कहाँ जाना है बच्चों? राइट साइड पे जाना है। 3.2 से राइट साइड पे बेटा मूव करेंगे, फर्स्ट कौन से इंटीजर को फेस करोगे? 4। तो यहाँ पे बच्चों जो सीलिंग फंक्शन है 3.2 उसका आउटपुट आपको मिलेगा 4। क्लियर बच्चों? अगर मान लिया बच्चों x इक्वल्स टू 3.1, उसके लिए भी बेटा सीलिंग फंक्शन का आउटपुट कितने मिलने वाला है आपको? 4। अगर मैंने डाल दिया बेटा 3.8, फिर भी आउटपुट कितना मिलेगा? 4। कैसे? मैंने बताया 3.8 की लोकेशन यहाँ पे होगी, हमें कहाँ जाना है? राइट साइड पे जाना है। कौन सा फर्स्ट इंटीजर आप फेस करोगे? 4। तो बच्चों x इक्वल्स टू 3.9, उसके लिए भी बेटा इसका आउटपुट फिक्स 4 आने वाला है। अगर मैं ले लूं x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 4, तो अभी बताया बेटा इंटीजर तो इंटीजर ही रहने वाला है, इंटीजर तो इंटीजर ही रहने वाला है, समझ सकते हो? अगर मैं बेटा ले लूं x इक्वल्स टू एक और नंबर ले लूं बेटा x इक्वल्स टू 3.0001, 3.0001, तो बेटा इसके लिए भी आउटपुट कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि 3.001 यानी कि नियरेस्ट टू 3, बहुत नजदीक बच्चों, 3 की बहुत नजदीक। लेकिन अपन जाएंगे कहाँ? राइट साइड पे। फर्स्ट इंटीजर कौन सा फेस करोगे आप? 4। अगर मैं x इक्वल्स टू बच्चों एग्जैक्टली 3 ले लूं, तो 3 तो इंटीजर हुआ, इंटीजर का आउटपुट तो इंटीजर ही होता है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन ही निकलता है बच्चों कि x की वैल्यू मोर देन 3 हो, मोर देन 3 हो। सभी इनपुट्स देख लो बच्चों, मोर देन 3 है, मोर देन 3 हो, लेस देन 4 हो, मोर देन 3 हो, लेस देन 4 हो, एग्जैक्टली 4 जितना हो, वो हर एक के लिए आउटपुट बेटा 4 जितना फिक्स रहता है। क्लियर? सो हियर वी कैन राइट x की वैल्यू बेटा 3 से बड़ी हो लेकिन 4 से छोटी हो एंड 4 जितनी हो, वो हर एक के लिए आउटपुट कितना मिलता है बच्चों? 4 मिलता है। सीलिंग फंक्शन का आउटपुट बच्चों 4 मिलने वाला है। इससे पहले बच्चों मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया, उसमें आउटपुट बेटा लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर था वो था, यहाँ पे राइट साइड पे जो इंटीजर है बेटा वो आउटपुट है। थोड़ा बहुत आप खुद के फंडास, खुद के रूल्स जनरेट कर सकते हो, लेकिन हर बार एक करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों इंटीजर है, दैट्स व्हाई अपन ऐसे रूल्स को जनरेट कर सकते हैं। समझ लो x की वैल्यू बेटा 3 से बड़ी, 4 से छोटी, लेकिन 4 जितनी हो, तो ऐसे सभी नंबर्स मैंने रखे बेटा, ये सभी वैल्यूज मोर देन 3 है बेटा, लेस देन 4 है, एग्जैक्टली 4, तो हर एक के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। तो अपन ऐसे आगे भी लिख सकते हैं बच्चों, 4 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 5, तो हर एक के लिए बेटा आउटपुट कितना होगा? 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बेटा यहाँ इक्वल्स टू था, या उल्टा होगा, यहाँ इक्वल्स टू आ गया। थोड़े बहुत वेरिएशन है बच्चों, उसको समझना है, सिमिलरिटी को समझनी है। सिमिलरिटी क्या हुई? आउटपुट में इंटीजर ही मिलने वाला है। सेकंड सिमिलरिटी कि लेफ्ट साइड के कंपेयर में राइट साइड की वैल्यू 1 जितनी ज्यादा रख के आप आउटपुट निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर बच्चों यहाँ पे 100 हो, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 101 लिखना पड़ेगा, इसके कंपेयर में ये इंटीजर 1 जितना ज्यादा होना चाहिए, तो आउटपुट क्या निकलेगा बेटुआ? 101। ये तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे बच्चों, नेगेटिव के लिए भी करेक्ट है। तो बच्चों -10 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू -9। क्लियर? तो आउटपुट क्या होगा बच्चों इसका? -9। क्लियर बेटा? आप नंबर लाइन पे फोकस करो, एक बड़ी नंबर लाइन हो गई, ये 0 -9 -10, -9 एंड -10 के बीच की कोई भी वैल्यू पकड़ लो बेटा। आपको कहाँ जाना है? क्या लिखा है बेटा? राइट साइड पे जाना है, तो राइट साइड पे जाओगे, फर्स्ट इंटीजर कौन सा फेस करोगे आप? -9। क्लियर?
तो यहाँ पे भी अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, इन जनरल एवरी n बिलोंग्स टू z, यानी कि n क्या हो गया, इंटीजर हो गया। n लेस देन x लेस और इक्वल्स टू n प्लस 1, तो उसके लिए सीलिंग फंक्शन यानी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा बेटा, n प्लस 1। दिस इज करेक्ट फॉर एवरी इंटीजर्स n बिलोंग्स टू z। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसकी रेंज क्या होगी, 2-3 बार बच्चों ने डिस्कस कर लिया, इसकी रेंज क्या होगी। तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या निकलता है बेटा, इंटीजर्स। इसकी रेंज क्या होगी बेटा, z हो गई, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर? इसके ग्राफ को स्टडी करें बच्चों। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था बच्चों स्टेप्स वाला, वैसे भी यहाँ मिलेगा आपको स्टेप्स ही मिलेंगे बेटा। x एक्सिस, y एक्सिस, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बच्चों देख लो, x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में हो, आउटपुट क्या आता है बेटा 4। तो x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में हो, ये लाइन सेगमेंट को शिफ्ट करना है कहां तक, आउटपुट तक। तो आउटपुट कितना है बच्चों, 4 आ रहा है। तो ये बेटा लाइन सेगमेंट को अपन शिफ्ट करेंगे अप टू द लेवल ऑफ 4, अप टू द लेवल ऑफ 4। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया है। जिसको इंक्लूड नहीं करना होता है बेटा वहां होलो सर्कल, लेकिन यहाँ पे बेटा हमने 4 को इंक्लूड किया हुआ है, सी इक्वल्स टू 4, तो 4 के आगे डार्क सर्कल। तो उल्टा होगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बच्चों लेफ्ट साइड पे डार्क सर्कल था, राइट साइड पे होलो था, तो यह उल्टा हो गया। ये वैसे बच्चों सभी स्टेप्स मिलेंगे आपको, जैसे बेटा उसमें स्टेप्स मिलेंगे वैसे। ये होलो डार्क, होलो डार्क। 0 1 के लिए बेटा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसको शिफ्ट करेंगे अप टू द लेवल 1, होलो डार्क। क्लियर? ऐसे बच्चों स्टेप्स आगे आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो गई, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो गई तो आउटपुट क्या निकलेगा, 0। तो इसको कहां तक शिफ्ट करेंगे, 0 0 बेटा यहीं पे ही है, तो यही रहेगा बेटा ये होलो डार्क, होलो डार्क, होलो डार्की। तो बच्चों देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों का ग्राफ लुक वाइज तो सेम लग रहा है, लेकिन थोड़े बहुत स्टेप्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन ग्राफ तो कैसे मिलेगा बेटा, स्टेप्स वाला ही मिलेगा। इसको दीवाने में द स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा। क्लियर बच्चों? क्लियर करो। तो नेक्स्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। So function f, once again from R to R, f of x equals to x minus box of x, यानी कि x minus greatest integer function is known as fractional part function, is known as fractional part function. Fractional part function is denoted by कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। बच्चों फंक्शन की कहानी हो तब इसको सिंगलटन सेट मत मानना, ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सिंबल है। Therefore fractional part of x equals to x minus box of x। अब बच्चों बॉक्स ऑफ x कैसे निकाला जाता है वो आपको मालूम है, तो फिर इसका मीनिंग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को पढ़ना बहुत ही इजी होगा। For x equals to 4.5,
x की वैल्यू बेटा 4.5 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बेटा आउटपुट क्या निकलेगा? बच्चों आपको टाइटल से ही समझ में आ जाना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही आपका आंसर होगा। देख लो, तो x की जगह बच्चों क्या रखेंगे अपन? 4.5 रखेंगे। जहां x बच्चों वहां क्या रखेंगे अपन? 4.5 रखेंगे। तो x की जगह पे 4.5 रखेंगे, जहां x वहां 4.5 रखेंगे। क्लियर बेटा? अब 4.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होता है बेटा? ग्रेटेस्ट में क्या करना है? लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ब्रेन को बेटा शार्प बनाओ, नंबर लाइन पे 4.5 को सोचो, लेफ्ट साइड पे बेटा शिफ्ट हो, तो फर्स्ट इंटीजर कौन सा फेस करोगे? 4। तो आउटपुट कितना है बच्चों? 0.5। तो मैंने बताया कि x की वैल्यू 4.5 थी बेटा, उसको अपन लिख सकते हैं 4 + 0.5। 4 + 0.5, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा हुआ? 0.5। तो इसीलिए तो आंसर आता है बेटा 0.5। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए बेटा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही इसका आउटपुट होगा। क्लियर? मान लो और वैल्यू ले लो बच्चों, x = 9.8, तो यहाँ से आपको स्ट्राइक हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होगा बेटा? 0.8 और 0.8 वही इसका आंसर आएगा। देख लो, तो बच्चों ये फॉर्मूला है उसमें रख दे 9.8 माइनस बॉक्स ऑफ 9.8। सो 9.8 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी बेटा 9, सब्ट्रैक्शन कितना हुआ? 0.8। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था बेटा वही इसका आउटपुट होगा। क्लियर बच्चों? अब थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज के बारे में सोचिए बच्चों, ध्यान रखना। फॉर x = -4.5, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए आउटपुट कैसे मिलता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो x की जगह बेटा रख दिया मैंने -4.5, जहां x था वहां -4.5। ये बच्चों समझ लो, -4.5 के लिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को सोचो, कितना मिलेगा बेटा? वो -5 मिलने वाला है हमें, ये मिलेगी वैल्यू -5। वजह बेटा ये देखो, -4 -5, नंबर लाइन ड्रॉ किए बेटा, -4.5 यहाँ पे मिलता है, लेफ्ट साइड पे जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -5 निकलेगी। सो माइनस माइनस प्लस, सो आफ्टर ऑल आउटपुट कितना मिला बेटा? +0.5। अगर आप बेटा यही कंसेप्ट को नेगेटिव वैल्यूज के लिए इनपुट करते हो तो इनकरेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.5 वही आंसर हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट था 0.8 वही आंसर हुआ। तो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.5, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव -0.5 तो निकला नहीं। एक और ले लो वैल्यू, देखो बच्चों ज्यादा समझ में आएगा। मान लो -5.2, ये बेटा तो -5.2 -5.2, तो बच्चों इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, सॉरी इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? -6। तो बेटा ये हुआ प्लस, यानी कि 0.8 दे देगा। तो कहानी बदल गई, यहाँ तो 0.5 था 0.5, लेकिन यहाँ 0.2, कहाँ 0.2 आ रहा है? तो समझ लो बेटा, अगर इनपुट्स यानी कि x, पर्टिकुलर बेटा ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ, हर एक के लिए नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में अगर आपका इनपुट पॉजिटिव नॉन इंटीजर है, दीज आर नॉन इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव नॉन इंटीजर से, तब तो डायरेक्टली बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही आपका आंसर रहेगा। लेकिन अगर इनपुट्स नेगेटिव बेटा नॉन इंटीजर्स नंबर हो, नेगेटिव नॉन इंटीजर्स हो, उसमें करना क्या है बेटा? आपको शॉर्ट टेक्निक हो गई बेटा, वन में से आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट था बेटा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। वन में से आपका बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये बेटा वापस रिपीट कर रहा हूं, शॉर्टली जाना हो, इजी जाना हो, फंडामेंटल तो बेटा यही है। अगर इनपुट्स यानी कि x की वैल्यूज पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स हो
तो उसमें जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर इनपुट्स नेगेटिव नॉन इंटीजर्स वैल्यू हो तो आपको कैसे आउटपुट निकालना है, 1 में से जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से जो फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा 0.2 उसको सब्ट्रैक्ट करने से डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी। क्लियर बच्चों, समझते हैं? अब बच्चों में यहाँ पे ये फंक्शन में बच्चों मैंने इंटेंशनली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नॉन इंटीजर्स वैल्यू को इनपुट किया है। अब बच्चों में इंटीजर्स के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि इसका डोमेन कैसा है बेटा आर, तो आर में इंटीजर्स भी पॉसिबल है। अगर मैंने बेटा इंटीजर x = 4 ले लिया, अपन बेटा इसमें इनपुट करेंगे x माइनस बॉक्स ऑफ x है बेटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इजीली बेटा बॉक्स ऑफ x भी कहा जाता है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। अभी पढ़ाया बेटा इंटीजर्स के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट इंटीजर ही रहता है। तो 4 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 4, तो ये 0 हो गया। मान लो बेटा x = 3 हो तो भी आउटपुट 0 होगा। अगर मान लो x = -8 हो बेटा, क्या कर रहे हो सब कुछ बेटा x पे रख रहा हूं मैं, तो बेटा इसका आउटपुट तो जो इंटीजर होगा वही मिलेगा, तो फाइनली 0। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी इंटीजर्स इनपुट के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा, ध्यान रखना है। देखो बच्चों इंटीजर्स के लिए आउटपुट 0 मिलेगा, नॉन इंटीजर्स वैल्यू के लिए आउटपुट कैसा मिलेगा बच्चों, तो जो भी आउटपुट मिल रहा है बेटा आप फोकस करो बेटा, जो भी आउटपुट मिल रहा है वो 0 और 1 के बीच में मिल रहा है। अगर मान लो बेटा मैंने यहाँ पे ये 4.5 बेटा 4.2 ले लिया, आउटपुट 0.2 निकलेगा। 4.3 ले लिया, आउटपुट 0.3 निकलेगा। 4.7 ले लिया, आउटपुट 0.7 निकलेगा। 4.88 ले लिया, आउटपुट 0.88 निकलेगा। यानी कि आउटपुट्स पे क्यों फोकस करते हैं हम, रेंज के लिए बेटा। तो आप नॉन इंटीजर्स वैल्यू को इनपुट कर दो, आउटपुट ऑलवेज 0 और 1 के बीच में मिलता है बेटा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स को इनपुट कर दूं तो आउटपुट 0 मिलता है। यानी कि आउटपुट या तो फिर 0 मिलेगा या तो फिर 0 और 1 के बीच में मिलेगा। एग्जैक्टली 1 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बेटा रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू बच्चों 0 मिल सकती है, इसीलिए 0 के आगे बेटा क्लोज इंटरवल 1 कभी नहीं मिलती है बेटा, सो 1 के आगे ओपन इंटरवल, लेकिन 0 और 1 के बीच की वैल्यूज तो मिलती है। दैट्स व्हाई रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1। बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब भी बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को स्टडी करो तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी इनपुट्स के लिए उसका जो आउटपुट मिलेगा वो 100% क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1 के बीच में मिलने वाला है। क्लियर बेटा? पर्टिकुलर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए बच्चों ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल है। एक्चुअली आपका जो सिलेबस है बच्चों एनसीईआरटी की जो बुक है बोर्ड की, उसमें बच्चों शायद ये फंक्शन लिखा नहीं है। अरे अपन खुद निकाल सकते हैं, ये अपन पढ़ गए, ये पढ़ लिया तो इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितनी देर लगेगी। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज भी है बच्चों, लेकिन इसको बोर्ड के बच्चे को पढ़ाना टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वेस्ट करने की बात होगी। तो जब जेईई मेंस की क्लास लेंगे बच्चों तब इसकी प्रॉपर्टी हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों? फिलहाल अपन ग्राफ तो बेटा इसको ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करो बेटा, स्पेस है और चलो बच्चों स्पेस में जनरेट करता हूँ, इसको रख कर लो बेटा। तो इतने स्पेस में बच्चों में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, समझ लो बेटा। यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, 0 1 2। अब बच्चों जो रेंज होती है आउटपुट्स को कहाँ पे लेते हैं हम, y एक्सिस पे लेते हैं। तो y एक्सिस पे कितने नंबर्स की जरूरत, अब तो 1 ही जरूरत है बच्चों, तो ज्यादा हाइट की मुझे जरूरत नहीं है, 1। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 0.8 ले लिया, वैल्यू मान लो 0.8 ले लिया, तो आउटपुट क्या आएगा बेटा 0.8। अरे यार मैंने बताया पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही बेटा आपका आउटपुट होगा। क्लियर?
अगर मान लो बेटा मैंने एग्जैक्टली 1 ले लिया, चलो x इक्वल्स टू 1, कैसा हुआ? इंटीजर के लिए आउटपुट 0, तो 1 के लिए कितना आता है बेटा? 0, तो ये पॉइंट हो गया, 1 के लिए 0 आता है। अगर बेटा मैं 1.1 ले लूं, 1.1 ले लूं तो आउटपुट निकलेगा 0.1, 1.1 यहाँ पे होता है, 0.1 यहाँ पे होता है, दोनों को बेटा कनेक्ट कर दूं, ये पॉइंट मिलेगा। अगर बेटा मैं 1.2 ले लूं तो 0.2 मिलेगा, 1.5 ले लूं 0.5 मिलेगा, 1.9999 ले लो बेटा तो 0.9999 मिलेगा। तो ये ग्राफ बेटा यहाँ तक जाएगा, थोड़ी हाइट ले लो बेटा 1, तो यहाँ क्योंकि बेटा 1 को तो क्रॉस कर सकता ही नहीं, उसकी रेंज कितनी है? क्लोज इंटरवल 0 to 1। लेकिन 2 के लिए बेटा कितना आउटपुट निकलेगा? 2 के लिए वो 0 निकलेगा, तो ये पॉइंट को बेटा मैं इंक्लूड नहीं कर सकता बेटा, इसलिए यहाँ पे होलो सर्कल, क्योंकि 2 के लिए तो बेटा इनपुट डायरेक्टली 0 आ जाता है। तो बेटा ये ऐसे इंक्लाइन लाइन मिलेगी, यानी कि इंक्लाइन लाइन सेगमेंट मिलेगा, लाइन तो नहीं बोल सकते बेटा, लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो वापस बेटा 2 और 3 के बीच में सोचो, तो वापस 2 के लिए 0, जैसे जैसे आगे जाओगे अप टू द लेवल 3 से कम वहां तक वैल्यू निकलेगी आपको 0 और 1 के बीच में। जैसे बेटा आपने 3 ले लिया आउटपुट 0 आ गया। बेटा ऐसे पैरेलल छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स मिलेंगे, या -1, तो ग्राफ ऐसे मिलेगा बेटा। क्लियर? डार्क सर्कल, ये होलो सर्कल, ध्यान रखना है बेटा, होलो 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 ध्यान रखना है बेटा। ग्राफ हो गया आपके लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये बच्चों तीनों फंक्शंस बच्चों आज पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज बच्चों फिनिश हुए, कल अपन पढ़ेंगे और आगे टॉपिक। ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एक्सेट्रा। ये बच्चों घर पे बेटा प्रिपरेशन करो, बहुत इफेक्टिव लेक्चर है आपका। क्लियर? ओके बच्चों, जय श्री कृष्ण, बाय। आप लिखिए।